जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 14 जनवरी 2022 को कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं एवं छात्रावास को 31 जनवरी 2022 तक पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए थे। अब आदेश में आंशिक संशोधन कर 1 फरवरी 2022 से कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं विद्यार्थियों की 50% के साथ संचालित करने के आदेश दिए गए। वहीं दूसरी ओर जब हमने स्कूली छात्रों से चर्चा की तो उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी स्कूल जाने से इनकार कर दिया। अभी जैसे कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम वो हो नहीं रहे हैं, इस वजह से हम भी स्कूल जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी मतलब सेकेंड डोज जैसे ही लग जाएगा वैसे ही फिर देखेंगे, क्योंकि सारे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे बच्चों को, बिकॉज इंडिया में भी कोरोना मतलब कोविड बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने कोविड का टीका लगाया है, अभी नहीं लगाया है? हाँ, मैंने फर्स्ट डोज लगा लिया है। तो जैसे घर पे अपने मम्मी पापा से पूछा कि अब स्कूल अगर खुलते हैं तो मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तो मम्मी पापा का क्या कहना आ रहा है? मम्मी पापा का तो कहना है कि मत जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब अगर केसेस कम हो जाते हैं हाँ तो स्कूल जा सकते हैं, फिर तो स्टडी को लेकर कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। कल से जो है 50% के साथ में स्कूल खुल जाएंगी जी। तो आप लोग स्कूल जाना पसंद करेंगे या घर में ही रह के पढ़ना पसंद करेंगे? कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे देखकर हमें घर में ही पढ़ने की थोड़ी वो मिलेगी, उम्मीद है। अच्छा, लेकिन शासन ने तो जो है कल से स्कूल खोल दिया है, तो फिर कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखकर हमें घर में ही स्टडी करने का थोड़ा। अच्छा, जैसे आपने अभी अपने घर पे पूछा कि स्कूल खुल गई है तो हम स्कूल जाएं या घर पे ही रह के पढ़ाई करें? हमने घर में पूछा तो हमें तो अभी उतना वो नहीं दिया गया है कि आप स्कूल जाए, क्योंकि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखकर हमें घर में ही। अच्छा, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से स्कूल अभी खुलना था या नहीं खुलना था, या और कुछ दिन का इंतजार करना था? थोड़ा और इंतजार करना था, क्योंकि अभी जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसे देखकर हमें घर में ही पढ़ना। कल से जाना है, मैडम इन लोगों ने बताया था 1 तारीख से आना का। 1 तारीख से आना के बताया। हाँ। तो अब जैसे अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हाँ। तो आप स्कूल जाना पसंद करेंगे या ऐसे ही घर पे रह के पढ़ना पसंद करेंगे? ये कोरोना करके अपने घर पर रहना अच्छा है, लेकिन अभी मैडम जी लोग बुला रहे तो अभी। अच्छा, मतलब स्कूल खुले तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ। और यदि ऐसा देखा जाए तो अभी आपकी इच्छा ऐसी नहीं है? नहीं, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अच्छा, और जैसे आपने घर पे बात किया कि मम्मी पापा से कि अब स्कूल खुल रहे हैं तो जाना है कि नहीं जाना है? बोला था, लेकिन अभी जाने बोले क्योंकि अभी पेपर पास में आ रहे हैं। मतलब पेपर है और स्कूल खुले तो आपको जाना ही है? हाँ। कल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कल तो वैक्सीन लगेगी, तो कल जानकारी हमको तो उतनी मिली नहीं है। कल से चालू हो रही है, स्कूल में बताया नहीं है, कल बताएंगे तो उसके बाद स्कूल चालू होगा तो जाना तो पड़ेगा। अच्छा, अगर कोविड के केस बढ़ रहे हैं, यदि आपको अगर छुट्टियां मिलती तो आप क्या घर में रह के पढ़ना ज्यादा पसंद करते या स्कूल जाके? देखो, स्कूल में भी पढ़ाई होती है और घर में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन घर में उतना फोकस नहीं हो पाता, बाकी स्कूल में ज्यादा होता है।
नहीं, जैसे अभी हर कोई तो स्कूल में ही रह के पढ़ना पसंद करता है, हाँ। किंतु कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ। तो इसको लेकर के क्या आपकी इच्छा है कि स्कूल में सभी कोविड को लेकर हमारी इच्छा तो है, कोई की परेशानी क्या है सब जो आई थी उसको लेकर अगर स्कूल बंद भी है तो हमारी भलाई के लिए। अच्छा, बंद लेकिन भी अब है कल से तो खुल जाएंगी, खुलेगा तो जाना ही ना पड़ेगा ही ना स्कूल। कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे केसेस को देखते हुए अभिभावक स्कूल अभी खोले जाने के बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश अभिभावकों का कहना है कि जिस तरह से रोजाना ही कोरोना की काफी केसेस सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए स्कूल अभी नहीं खोला जाना चाहिए। अभी की स्थिति में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। सरकार को अभी स्कूल कुछ दिन तक और बंद रखना चाहिए। सर अब तो ऐसा है कि सब पेशेंट बढ़ते जा रहा है और बच्चों को स्कूल ना पहुंचाए तो अच्छी बात है। घर से ही बढ़िया जो भी है अपने हिसाब से करो। ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है सर वो तो ऐसा है, होता ही है। अब स्कूल पहुंचा तो कोई बच्चे कैसे उसमें दिक्कत है। अच्छा, मतलब डर लग रहा है। डर तो क्या करना है, क्या मांग करते हैं आप सरकार? अपन तो यही बोलते हैं कि अब जैसा चलना है वैसे ही चलो। बच्चे को भिजवाएंगे स्कूल? नहीं, अभी तो केस बढ़ रहा है, अपने बच्चे को तो स्कूल नहीं भेजेंगे। अच्छा, क्या होना था, क्या करना था सरकार को? सीधे अब एग्जाम तो हो ही रही है, तो देखते हैं उसका कहाँ सेंटर दे रहे हैं, उसी हिसाब से अपने बच्चे को भिजवाएंगे। लेकिन अभी 18 तारीख से उनके पेपर चालू है, 18 तारीख तक तो स्कूल नहीं भेजेंगे। मेरी बच्ची 10th क्लास में है और अभी स्कूल बंद था, कोचिंग वगैरह सब बंद था। बाकी अभी 1 तारीख से स्कूल खुलने वाला है, मगर हमारे इससे लग रहा है कि बच्चे को सर्दी खांसी बुखार वगैरह होता है तो नहीं खुलना चाहिए स्कूल और डेट बढ़ा दिया जाए इसकी। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केसेस बहुत आ रहे हैं अभी और ये 15 फरवरी तक केसेस बढ़ते रहेंगे। इस वजह से अभी बंद ही रखना चाहिए स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि 1 फरवरी से जिले की समस्त स्कूलों की कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित की जाएगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8, कक्षा 10 एवं कक्षा 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएंगे। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50% क्षमता के अंतर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 50% क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हो। विद्यालय छात्रावास में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन किया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्ववत संचालित की जाएगी। नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पदभार संभालने के बाद सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से औपचारिक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बालाघाट जिले के भीतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, नक्सल गतिविधि सहित अन्य विषयों पर बारीकी से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि बालाघाट जिले में सामान्य पुलिसिंग के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज नक्सल समस्या है। कुछ समय से नक्सल गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, खासकर जब गढ़चिरौली वाला एनकाउंटर पिछले वर्ष हुआ, तब से यहाँ नक्सल गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा आसपास के जिलों के साथ समन्वय कर नक्सल गतिविधियों पर अच्छा अंकुश लगा सके। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों में नक्सल मूवमेंट पर अच्छा खासा काम हुआ है। कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ नक्सलियों के एनकाउंटर भी हुए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि उस कार्य को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाएं। नॉर्मल पुलिसिंग के अलावा, मतलब सामान्य कानून व्यवस्था की प्रायोरिटीज के अलावा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज वो है नक्सल समस्या। पिछले कुछ समय में नक्सल मूवमेंट में भी गतिविधियों में भी और खासकर जब गढ़चिरौली वाला एनकाउंटर हुआ है पिछले वर्ष, उसके बाद ये है कि हमारे क्षेत्र में हमने कुछ गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी। तो ऑब्वियसली सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये रहेगा बालाघाट पुलिस का आसपास के जिलों के साथ समन्वय स्थापित करके प्लस सेंट्रल फोर्स जो हमें मिला उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कि हम लोग नक्सल गतिविधियों पे अच्छा अंकुश लगा सके। पिछले 2-3 वर्षों में यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है बालाघाट पुलिस को द्वारा, एनकाउंटर्स भी हुए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं नक्सली। तो उस काम को जो अभिषेक सर ने किया है और कोर्ट के एसपी ने किया है एसपी सर ने, तो उसको हम लोग मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारी टीम उसको और अच्छी ऊंचाई पे ले जाए।
पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि एसपी का पदभार संभालते ही उन्होंने जिले के समस्त थाना प्रभारी की बैठक ली और सभी थाना प्रभारियों से थाना क्षेत्र की गतिविधियों और समस्याओं से अवगत हुए। उसमें यह प्रमुख रूप से सामने आया अपराधों पर अंकुश लगाना, कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार रखना और जनता व पुलिस के बीच जो संवाद होना चाहिए उसको निरंतर जारी रखना, यह उद्देश्य रहेगा। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के लिए बालाघाट सेफ एरिया रहता है क्योंकि वहां 3 राज्यों की सीमा मिलती है। इसके अलावा जो अभी थाना प्रभारियों के साथ एक छोटी सी बैठक थी आप लोग की बैठक से पहले, तो उसमें अमूमन जो समस्याएं समझ में आई है थानों की, मतलब किस तरह का क्राइम पैटर्न, तो उन अपराधों पे थोड़ा अंकुश लगाना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना और जनता और पुलिस के बीच में जो संवाद होना चाहिए उसको निरंतर जारी रखना, ये मूल मेरे उद्देश्य रहेंगे। और बालाघाट पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको निरंतर हम लोग और ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारी पहुंच ऐसे गांवों में बने जहां पे पहले हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं किए, वहां पे हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का अच्छा काम करें। तो ये प्रायोरिटीज रहेंगी और आप लोग का सकारात्मक सहयोग रहेगा तो निसंदेह मुझे लगता है कि मेरी टीम के साथ बहुत अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे नक्सल। उन्होंने बताया कि यह जानकारी मिली है कि नक्सलियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरे राज्य में एनकाउंटर होने के बाद नक्सलियों का इधर मूवमेंट बढ़ा है, जिसको लेकर जिला पुलिस, सीआरपीएफ और हॉक फोर्स की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। हर सप्ताह में 3-4 बार सर्चिंग होती है। उम्मीद है जल्द ही हमें सफलता हाथ लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बहुत ही जल्दी हमें सफलता हाथ लगेगी। क्या इनपुट है, कुछ संख्या वगैरह को लेकर भी है? संख्या लेकर अभी तो मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी गोपनीय चल रही हैं, पर बस ये बताना उचित समझे कि ये इनपुट है हमारे पास कि संख्याओं में वृद्धि, क्योंकि क्या है कि उधर से एनकाउंटर के बाद इस एरिया में कुछ मूवमेंट बढ़ा है। सर, डिपार्टमेंटली भी कई बार भय का वातावरण हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट विभाग हो गया या पीएचई का हो गया, जो निर्माण कार्य अवरुद्ध कर देते हैं, जिस तरह से मूवमेंट बढ़ गया था, तो ऐसे में भय मुक्त कैसे करेंगे? तो ऐसे शासन की हम लोग अभी प्रयास इस पे कर रहे हैं क्योंकि अभी जिन सड़कों पे काम चलना है वहां पे हमने बता के रखा है। देश के करोड़ों युवा रोजगार मांग रहे हैं और सरकार बेरोजगारी दे रही है एवं वर्तमान में देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है एवं भाजपा सरकार के शासनकाल में देश का युवा वर्ग बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर नौकरियां खत्म कर रही है, जिस कारण देश में बेरोजगारी की पूरी फौज तैयार हो गई है। पद्मेश 24/7 की टीम ने जब लालबर्रा के युवाओं से बेरोजगारी के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी युवा वर्ग को सरकार के द्वारा शासकीय व अशासकीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जिससे हमारी बड़ी बड़ी डिग्रियां फाइलों तक सिमट कर रह गई है और पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च किए हैं वे भी व्यर्थ साबित हो रहे हैं एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हमें मजबूरन परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ युवा वर्ग के द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा शिक्षित युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन हूँ, BA कंप्लीट है और मैंने उमरिया डिस्ट्रिक्ट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हूँ, क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अच्छा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी किया है। हाँ, तो ये हमारा मिसेज भी ग्रेजुएशन है। जैसे आप देख रहे हो मैं बच्चा, हमारा मिसेज भी यहाँ नदी पे हम लोग मतलब गाड़ा बैल रेत ले जा रहे हैं गाड़ी बात। तो ये बताइए जैसे कि अपनी इतनी एजुकेशन करें, डिग्रियां प्राप्त करें, तो कोई शासकीय जॉब या प्राइवेट जॉब कहीं मिला नहीं आप लोग? नहीं। और शासन स्तर से ऐसा कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई नहीं मिला। तो मजबूरी में आप लोग को ये मजदूरी काम करना पड़ता है। तो कितनी गाड़ियाँ कितने कमा लेते हैं रोजाना? लगभग देखो हम लोग बैल, हमारे पास में 20-25 हज़ार रुपये के बैल हैं, तो बैल का खर्च निकाल के अपना रोजी रोटी के हिसाब से 250-300 रुपये कमा लेते हैं। तो पूरा परिवार आपके इसमें सहयोग करता है क्या? हाँ भाई, बच्चे भी छोटे बच्चे को भी ला लेते हैं? हाँ, लाना पड़ता है। क्या मानते हैं इसको कि जितनी पढ़ाई करने के बाद डिग्री पर शासन के द्वारा कोई जॉब नहीं निकाला पड़ा या प्राइवेट जॉब या शासकीय जॉब नहीं मिल पा रही, क्या होना चाहिए?
शासन प्रशासन को ऐसा कुछ काम खोलना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट शहर के अंदर में कि मतलब इस टाइप से काम करना ना पड़े। ऐसा कुछ यानी योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए। हाँ, योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए। गाँव में जॉब मिलना चाहिए। पर नहीं मिल पा रहा अपने बालाघाट जिले में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। ऐसा कोई कारखाना है अपने यहाँ से? कारखाना तो अपने यहाँ बालाघाट में नहीं है, कुछ भी कारखाना नहीं है। जैसे आपने जो पढ़ाई की है तो किस मंशा को लेकर पढ़ाई की है आपने? यही मंशा को लेकर किए थे कि कुछ गवर्नमेंट जॉब करे या कोई ऐसा कोई बिजनेस करे जो पढ़े लिखे के हिसाब से हम बिजनेस करें। क्या शासकीय? नहीं, प्राइवेट और शासकीय दोनों टाइप का कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अब अपने को घर चलाने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ रहा है। मैं अभी यहाँ पर ड्राइवर के लिए आया हूँ, ड्राइवर गाड़ी पे चल रहा हूँ। मैं जो ड्राइवर चल रहा था उसको निकाल के मेरे को खुद चलना पड़ रहा है। आज ये हालत हो गई। ये बताइए कि जैसे कि परिवार की जिम्मेदारी, कितने परिवार के सदस्य हैं आपके? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मेरे को लेके 5 सदस्य हैं। ये बताइए ड्राइविंग से आपका हो जाता है? ड्राइविंग से नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब इधर उधर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और दूसरे छोटे मोटे काम करके चलाना ही पड़ता है परिवार को। तो परिवार तो छोड़ नहीं सकते ना। क्या मानते हैं शासन की, मतलब कि इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी सरकारी जॉब मिल रहे हैं ना प्राइवेट जॉब मिल रहे हैं? सरकार का इसमें पूरा दोष है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उनको कोई भी रोज़गार शासन नहीं दिलवा पा रही है। पहले रोज़गार मेले लगते थे, आजकल वो भी बंद हो गए हैं, वो सिर्फ ITI तक ही सीमित हो गए। बीटेक वालों को, MBA वालों को कोई भी शासन कोई भी सहायता नहीं दे रही है आजकल। सिर्फ ITI वालों को दे रही है, वो भी बहुत कम स्थिति में। जैसे आपने जो बड़ी बड़ी पढ़ाई की है, ऐसे आपके साथ युवा वर्ग भी होंगे तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद डिग्रियां प्राप्त करते, वो डिग्रियां कोई काम की नहीं रही? वो कोई काम की नहीं हो पा रही क्योंकि कैंपस नहीं आ पा रहा है कॉलेज में भी। प्राइवेट वाले भी नहीं दे पा रहे हैं और शासन तो दे ही नहीं रही है। अभी तो रोज़गार ख़त्म ही हो गया है। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि हर आदमी को क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक एज में नौकरी मिलना चाहिए, भले ही छोटी हो चाहे बड़ी हो, ताकि उसका घर चल सके। 4 लाख 5 लाख लगा के कोई आदमी पढ़ रहा है और 1000 रुपये भी अगर वो रोज़ नहीं उसको मिल पा रहा है तो घर कैसे चलाएगा? तो क्या मानते हैं आपकी जो इतने एजुकेशन करने वाला खुश है क्या जो कम एजुकेशन वाला? मेरे हिसाब से तो कम एजुकेशन वाला ज़्यादा बेहतर। जॉब मिली आपको प्राइवेट या नहीं, जॉब तो नहीं मिली, गवर्नमेंट या प्राइवेट। गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चालू है बट जॉब नहीं मिल पा रही है। वही वैकेंसी आती है और फिर कोविड के कारण फिर वही है कि मतलब फॉर्म चले जाते हैं, फिर 1-2 महीने बाद 1 साल बाद हो जाती है। इस टाइम से प्रिपरेशन जो होती है उस टाइप की नहीं हो पाती है प्रिपरेशन। अभी जैसे तैयारी करते हो किस तरह से परेशानियाँ आती फिर आप लोगों को? परेशानी है सर ऐसा है कि जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम में हम मतलब सब शेड्यूल रहता है पढ़ने का, हर चीज़ का टाइमिंग रहता है। लेकिन फिर जैसे एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है तो फिर माइंड में आता है कि यार क्या पढ़ना, ये वो जॉब वगैरह भी नहीं मिल पा रही है। इस टाइप से बहुत सारे इशू आते हैं। फिर एज भी होती जाती है, ओवर एज हो जाते हैं। हाँ। जैसे बताइए कि जो अधिकांश बच्चे जो पढ़ाई करते उच्च शिक्षा की जो ग्रहण कर रहे हैं तो किस मंशा को लेकर करते हैं और क्या होना चाहिए था उसमें? मंशा यही रहती है कि हम कुछ मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए, कुछ अच्छे पद पे जा पाए, इसीलिए तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम लोग। पढ़ाई जॉब वगैरह मिल रही गवर्नमेंट जॉब पे? प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रही है। तो फिर जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, जो फाइलें जो डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये डिग्रियाँ क्या मानते हैं फिर आप लोग? डिग्रियाँ तो सर रखी हुई है, बस डिग्रियाँ बस पढ़ते ही जा रहे और डिग्री पे डिग्री बस मिलते जा रही है। ग्रेजुएशन में मतलब सर MP में तो बहुत अभाव है, नौकरियाँ नहीं मिल पा रही, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। शासन इस पर ध्यान दे रही है कि नहीं दे रहा? नहीं, शासन तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही। कोविड के कारण बस शांत होते जा रहे हैं और बस बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है तो रोजगार के दूसरे अवसर सरकार या निजी सेक्टर में योग्यता के आधार पर उपलब्ध करवाएं। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं, अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिली और मुझे ही नहीं बाकी भी युवा जो आज की पीढ़ी है जिसको आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है रोजगार की। रोजगार शासकीय हो या अशासकीय हो, किसी प्रकार से आज के युवाओं को रोजगार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। पर्याप्त मात्रा में बोले या जीरो, कुछ भी अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा है युवाओं को, इसलिए युवा इधर उधर हो रहे हैं। आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं चोरी चकारी डकैती इधर उधर जो फिरौती हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का हिस्सा है। ये बताओ बालाघाट जिले में कोई ऐसे कारखाने वगैरह के जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल जाए? नहीं, ऐसे कोई कारखाने हैं नहीं जिससे कि रोजगार मिले, है भी जहाँ, लेकिन फिर वहाँ ऐसा है कि प्राइवेट स्थिति भी ऐसी बेहाल है कि जहाँ पर पैसे मांग करके लोगों से काम करवाया जाता है। शासकीय प्राइवेट दोनों जॉब नहीं मिल पा रही है? दोनों जॉब नहीं मिल पा रही। अगर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब मुश्किल है क्योंकि कोरोना का जब से समय आया उसके पहले से भी देखते आ रहे हैं कि व्यापम घोटाले पे घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश में। दूसरी चीज़ ये कि जैसे पुलिस की एग्ज़ाम हो या कांस्टेबल की हो चाहे NTPC हो,
आज तक इनके सेकंड पेपर नहीं हुए हैं। ना ही इस पे कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान दिया गया है कि योग्यता के आधार पर छात्र छात्राओं के लिए कोई भी यानी गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में देखा जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी जॉब ऑफर ऐसे नहीं आ पाए हैं अभी भी बालाघाट ज़िले में। कहीं ना कहीं युवाओं को पलायन करना ही पड़ता है भोपाल, इंदौर या नागपुर की ओर या जबलपुर की ओर। योग्यता के आधार पर जॉब नहीं मिल पा रही तो युवाओं में किस तरह से माहौल है? युवाओं में तो निराशा का माहौल है। जिस प्रकार देखने में आ रहा है भैया कि जो समय जो गया है पिछला 2-3 वर्षों का बहुत ही ख़राब समय गया है। सभी लोग अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान रहे। ऐसी स्थिति में आत्महत्या का जो रेशो है वो भी मध्य प्रदेश का जबलपुर संभागीय क्षेत्र का काफ़ी बड़े स्तर पर देखने में आया है पिछले 2 सालों में। अभी भी युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से परेशान है। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी या ग्रेजुएट होने के बाद भी। बालाघाट वारासुनी मार्ग पर बीते 2 दिनों के दौरान 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत के काल में समा गए हैं। सड़क पर बढ़ रहे ट्रैफिक का दबाव और लोगों की जल्दी गति से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की इच्छा के कारण लगातार घटनाओं का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैरेटोला पाथरी थाना लालबरा निवासी 41 वर्षीय उदयलाल शरणागत सोमवार की सुबह काम ढूंढने के लिए बालाघाट जा रहा था। इस दौरान गर्रा चौक से उदयलाल बैंगंगा नदी के पुल की ओर जा रहा था, तभी बीच में रेंगाटोला चौक के पास में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उदयलाल गंभीर रूप से घायल हो गया एवं उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना राहगीरों के द्वारा संजीवनी 108 डायल 100 और पुलिस को भी दी। इस दौरान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पड़ा है। उसके मोबाइल से परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी गई और घर के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि उदयलाल की मौत हो चुकी थी। ये घर से निकला था काम के लिए बालाघाट की ओर। काय में काम करने जाते थे? ये पहले वेल्डिंग का काम करते थे। अभी काम ढूंढने गए थे क्या? हाँ। तो कैसे क्या हादसा हो गया? अब इनका हादसे के बारे में खुद को मालूम नहीं। जैसे बताया होगे, क्या बताया लोगों ने? तो लोगों ने बताया कि बोले डंपर से टक्कर हो गई। तो डेथ हो गई थी क्या जगह पे? अपन गए तो डेथ हो गई। आपको सूचना कैसे मिली? मोबाइल के जरिए सूचना मिली थी कि फ़ोन से कि इधर गर्रा रेंगाटोला के पास एक्सीडेंट हुआ है, रेंगाटोला चौक पे। तो वहाँ गए थे तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था जिसका नाम उदयलाल पिता ओरीलाल शरणागत, जाति पवार, उम्र 41 वर्ष, निवासी खैरटोला पाथरी थाना वारासिवनी का निवासी था। घटनास्थल पर भी मौत हो गई थी? हाँ, घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी उसकी। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? शव पंचनामा कार्रवाई की जाकर परिजनों को सौ सुपुर्द करेंगे, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट ट्रक से होना बता रहे हैं, अब वो अभी मौके पर मिला नहीं है हमें। जैसे ही क्लियर होगा जानकारी दी जाएगी। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम भरवेली में 29 जनवरी को अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा लक्ष्मीचंद कठौती की रोड किनारे स्थित दुकान को हटाया गया था। उस कार्रवाई से यह परिवार बहुत ही आहत हुआ है। लक्ष्मीचंद कटौती का परिवार मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों के साथ सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर वह स्थान पर पुनः दुकान लगाए जाने की मांग की। आज ज्ञापन सौंपने आया था, जो हमारे झोपड़ा बनाए हुए थे उसको तोड़ दिया गया तहसीलदार से। कहाँ पे बनाया गया था? भरवेली वार्ड नंबर 1 रोड के किनारे। इसकी जानकारी हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें कोई नोटिस वगैरह आज अभी तक नहीं मिली। कब तोड़ दिए? कल तोड़ दिए, 29 तारीख को तोड़ दिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कुछ निर्माण हो जाए हमारा। गरीब आदमी नहीं तो क्या करेंगे? या कलेक्टर ऑफिस में जाकर कटोरा लेके बैठ जाए, पूरे परिवार को लेकर बताइए। हमारी 25-30 साल से वहाँ दुकान थी, हम चाय नाश्ते से अपना गुजर बसर करते थे। एक पूरा परिवार मेरे बल पे चलता है। मैं अकेला हूँ, कमाने वाला एक भाई था, खत्म हो गया है। भाभी और बच्चे नहीं आए हैं, 2 बच्चे उनके, 2 बच्चे मेरे हैं, छोटे छोटे बच्चे। पंचायत से हमें सरपंच सचिव द्वारा 20,000 की मांग की गई। 20,000 दोगे तो तुम्हारी दुकान बच जाएगी। अब हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमने पैसे नहीं दे पाए, तो हमारी आज दुकान टूट गई। कलेक्टर महोदय से विनती करने आए थे हम कि हमें हमारी दुकान वापस मिल जाए। दुकान तो टूट गई, दुकान नहीं मिलेगी, लेकिन वो जगह मिल जाए तो हम छोटा सा झोपड़ा बना के अपना जीवन बसर का गुजारा वहीं से कर रहे।
मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि रुपये की डिमांड पूरी नहीं किए जाने के कारण ग्राम भरवेली में आदिवासी गरीब व्यक्ति की दुकान को तोड़ दिया गया है। अगर कार्रवाई करना ही था तो रोड किनारे भरवेली में जितनी भी दुकान हैं सभी दुकानों में अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए था। कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा इस पीड़ित परिवार को कुछ राहत राशि प्रदान की जाए ताकि वे भरवेली में अपना गुजर बसर कर सकें। हमें ये जानकारी लगी कि अवैध रूप से निर्माण किया गया है, जबकि ऐसा कोई विशेष निर्माण नहीं है। टीन का शेड वगैरह उन लोग बना रहे थे और उसके बाद सरपंच और सचिव ने इन लोगों से कुछ डिमांड की, 20,000 रुपये आप लोग कम से कम दीजिए तब तुम्हारी दुकान सुरक्षित रहेगी, अन्यथा हम यहाँ से तोड़ फोड़ देंगे। कितने लोगों की बनाई? शासन द्वारा इनको एक ग्राम पंचायत के द्वारा नोटिस दिया और इस दुकान को हटा दिया। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसे लाचार शोषित पीड़ित जो लोग हैं इनको पर्टिकुलर टारगेट ना बना के वहाँ पे जो भी अवैध निर्माण किया गया है उस जगह पे रोड के किनारे सभी को हटाया जाए, पर्टिकुलर इनको ही, गरीब लोगों को ही क्यों हटाया जाए। हमारी ये आशा, हमारी ये कलेक्टर साहब से उम्मीद है कि सबके साथ न्याय हो, पर्टिकुलर एक गरीब के साथ में अन्याय ना हो। आपको यह भी बताएं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान रुपये की मांग किए जाने की बात लोगों द्वारा कही गई थी, जिस पर ग्राम पंचायत भरवेली के सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि उनके द्वारा इनसे कोई रुपया नहीं मांगा गया था। बैयर थाना के अंतर्गत मलाजखंड रोड बिरवा हर्रा टोला नागला के गोलाई में पिकअप की ठोकर से एक वृद्ध घायल हो गया। घायल वृद्ध देवसिंह यादव 65 वर्ष सकूटोला बिरवा थाना बैयर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी को 11 बजे देवसिंह अपने घर से पैदल अपने बड़े बेटे भुजलाल यादव के घर सरायटोला जा रहा था। तभी मलाजखंड रोड हर्रा टोला नाका की गोलाई में बैहर से मलाजखंड की ओर आ रहे पिकअप ने देवसिंह को टक्कर मार दिया। पिकअप की ठोकर से देवसिंह घायल हो गया, जिसे तुरंत ही बैहर के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद देवसिंह को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। वाराणसी नगर के सेंट्रल बैंक में अज्ञात लोगों के द्वारा बुजुर्ग किसान पन्नालाल बोपचे से 12,000 रुपए की लूट कर वे फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय पन्नालाल बोपचे कृषि कार्य करते हैं और किसान हैं जो खेती कार्य करने के लिए सेंट्रल बैंक रुपए निकालने के लिए आए थे, जहां से पन्नालाल बोपचे के द्वारा 30,000 रुपए आहरण कर बैंक के अंदर रुपए गिन नहीं रहे थे। तभी अज्ञात युवक आया और हाथों से रुपए छीन कर भागने लगा, जिस पर वहां चिल्लाया गया तो भी बैंक के सामने कोई गार्ड नहीं था, जिसके कारण उक्त व्यक्ति वहां से भाग गया, जिसकी सूचना तत्काल मैनेजर को दी गई। बाद में रुपए को गिना गया तो 18,000 रुपये ही उनके हाथ में थे। 24 नोट गायब मिले थे, मतलब 12,000 रुपये अज्ञात व्यक्ति लेकर फरार हो गया था, जिस पर मैनेजर के द्वारा पन्नालाल बोपचे को थाने में शिकायत करने के लिए भेजा गया। पन्नालाल बोपचे ने थाने में आकर घटना की जानकारी दी और पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे के बैंक में चेक किया, जिसमें चोर गाड़ी से जाते हुए नजर आए। परंतु उक्त मामले में 3 दिन बीत जाने पर भी पन्नालाल बोपचे की शिकायत पर वाराणसी थाने में FIR दर्ज नहीं की गई और आवेदन पर जांच जारी है।